नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। और हम चर्चा कर रहे थे ISLM मॉडल की, जिसमें ब्याज की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। और उसके अंदर हमने IS कर्व का डेरिवेशन पढ़ा, कैसे IS कर्व ज्ञात किया जाता है। और IS कर्व के ढाल के बारे में बात कर रहे थे अपन। तो दूसरा पैराग्राफ आप देखें इसमें, तो नीचे की ओर ढलान वाला IS वक्र जो है वो ब्याज दर और आय के बीच में विपरीत संबंध को बताता है कि जैसे ब्याज दर बढ़ेगी आय बढ़ेगी, ब्याज दर में कमी आएगी आय बढ़ जाएगी, और ब्याज दर में वृद्धि होगी तो आय में कमी हो जाएगी। तो ये IS वक्र जो है ब्याज दर और आय के बीच में विपरीत संबंध को बताता है, ऋणात्मक संबंध को बताता है। इसलिए इसका ढाल जो है नीचे दाईं ओर होता है। IS वक्र के ढलान की तीव्रता, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ढलान वाला होगा या कम ढलान वाला होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? मांग की ब्याज लोच पर निर्भर करता है। यानी कि जो निवेश के लिए जो मुद्रा की मांग है वो उसकी ब्याज लोच कितनी है या उसकी लोचशीलता कितनी है। यदि निवेश मांग का ब्याज लोच बहुत अधिक है, यानी कि जो निवेश मांग है वो ब्याज दर में परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, या निवेश मांग ब्याज दर के प्रति अत्यधिक लोचदार है, तो उस केस में क्या होगा? ब्याज दर में छोटी सी गिरावट से ही निवेश में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, बहुत बड़ी वृद्धि होगी, और उसके परिणाम स्वरूप आय में भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी। तो जब निवेश मांग की लोच अधिक होती है तो उस टाइम में आपका IS वक्र जो होता है बहुत ही फ्लैट होता है, बहुत ही सपाट होता है, उसका ढाल बहुत कम होता है। इसके विपरीत यदि निवेश मांग की ब्याज लोच जो है बहुत कम होती है, या निवेश मांग की ब्याज लोच बेलोचदार होती है, तो उस केस में आपका जो IS वक्र होगा वो बहुत तीव्र ढाल वाला होगा, यानी कि वो खड़ा होगा, स्टीप होगा, और उसका जो ढाल है वो बहुत अधिक होगा। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं IS वक्र का खिसकना या शिफ्ट होना, यानी कि उसका दाईं या बाईं तरफ खिसकना। तो IS वक्र की स्थिति तीन मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। तीन मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर IS वक्र कहाँ स्थित होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, वो निर्भर करती है। वो है, पहला सरकारी व्यय, दूसरा हस्तांतरण भुगतान, और तीसरा है निजी निवेश का स्तर। तो ये तीनों चीज़ें जो कि आय स्तर से और ब्याज के स्तर से स्वतंत्र होती हैं, ये स्वायत्त व्यय होते हैं। और ये स्वायत्त व्यय जो है, इनमें परिवर्तन की वजह से IS वक्र दाहिनी तरफ या बाईनी तरफ खिसक जाता है। यदि मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी सरकारी व्यय या किसी प्रकार का जो स्वायत्त व्यय होता है वो बढ़ जाता है, तो इससे आय का संतुलन स्तर समान ब्याज दर पर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपका स्वायत्त निवेश बढ़ जाए, स्वायत्त गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या हस्तांतरण भुगतान इस तरीके का कुछ हो, तो उससे क्या होगा? आपकी जो मांग है वो बढ़ जाएगी, और उससे आपका IS वक्र राइट साइड में खिसक जाएगा, दाईनी ओर खिसक जाएगा, और इससे आपकी समान ब्याज के स्तर पर आय में वृद्धि हो जाएगी, और इस प्रकार से आपका IS वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। शिफ्ट का परिणाम स्वायत्त व्यय गुणक के संख्यात्मक मूल्य पर निर्भर करेगा, और जो IS वक्र है वो कितना ज़्यादा दाईं ओर खिसकेगा, ये निर्भर करेगा कि आपका गुणात्मक मान कितना है। जो गुणक है स्वायत्त मूल्य का, उसका गुणक का मान कितना है। स्वायत्त व्यय सरकारी या निजी दोनों में से कोई भी कमी का विपरीत प्रभाव होगा। यानी कि स्वायत्त व्यय में अगर कमी की जाए तो उससे इसका उल्टा परिणाम आएगा कि जो समान ब्याज दर है उस पर आपका आय कम हो जाएगा, और IS वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। तो स्वायत्त व्यय में वृद्धि होने पर IS वक्र दाहिनी तरफ खिसकता है, और स्वायत्त व्यय में कमी होने पर आपका IS वक्र बाईं तरफ खिसक जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं, IS वक्र का हमने डिस्कशन कर लिया। अब बात करेंगे LM वक्र, जो कि दूसरा वक्र है हमारा। तो स्टेप 2 पे आ गए अपन। LM वक्र की उत्पत्ति यह देख रहे हैं। तो LM वक्र जो है तरलता, वरीयता और मुद्रा आपूर्ति वक्र कहलाता है। L का मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और M का मतलब मनी सप्लाई। तो L और M दोनों से मिलकर के बना हुआ है LM वक्र, जो कि तरलता, वरीयता और मुद्रा आपूर्ति को संदर्भित करता है। LM वक्र के प्रत्येक बिंदु पर L बराबर M होता है। तो LM, जैसे IS वक्र के प्रत्येक बिंदु पर I बराबर S होता है, उसी तरीके से LM वक्र के प्रत्येक बिंदु पर L के बराबर M होता है। यानी कि जो मुद्रा की मांग होगी L, वो किसके बराबर होगी? मुद्रा की आपूर्ति M के बराबर होगी। यानी कि मुद्रा बाजार इसमें LM वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुलन में होता है।
अब एल एम वक्र ब्याज दर और आय के अलग अलग संयोजनों को बताता है जहाँ पे मुद्रा बाजार संतुलन में होता है। तो यहाँ एल एम वक्र की परिभाषा भी यहाँ से आप बना सकते हो कि एल जो होता है, एल एम वक्र होता है, वो आय स्तर और ब्याज की दर के ऐसे कॉम्बिनेशनों को बताता है जिनके ऊपर मुद्रा बाजार संतुलन में होता है, अर्थात मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसा चित्र 19.14 पे अपन देख सकते हैं जिसमें एल एम वक्र कैसे उत्पन्न किया गया है। इसमें भी दो भाग हैं, पैनल ए और पैनल बी। तो जो पैनल ए है वो मुद्रा बाजार के संतुलन को बता रहा है। इसमें आपको MD1 MD2 दिखाई हुई है। ये तो है LP, जो अपन ने पहले केन्स के सिद्धांत में पढ़ा था ना, LP1 LP2। तो ये MD1 और MD2 उसी L के रूप हैं। और M हमने देखा था खड़ी रेखा के रूप में, यहाँ पे भी खड़ी रेखा के रूप में आपका M यानी मुद्रा की आपूर्ति दी हुई है। तो अब मान लीजिए कि मुद्रा की आपूर्ति पहले स्तर पर, जो कि Y1 स्तर के लिए है, आय के Y1 स्तर के लिए मुद्रा की आपूर्ति MD1 है और मुद्रा की मांग तो जो मुद्रा की मांग है Y1 आय स्तर पर वो MD1 है और मुद्रा की आपूर्ति रिजर्व बैंक की तरफ से M1 के बराबर दी हुई है। तो यहाँ MD1 और M1 आपस में काट रहे हैं E बिंदु पर, और E बिंदु के अनुसार ब्याज की दर R1 आती है। तो ये Y1 आय स्तर के सामने आपकी ब्याज दर R1 आ रही है। तो जो बी पैनल है जिसमें एल एम वक्र अपन ने दिखा रखा है, उसमें आप E डैश बिंदु देखें, ये R1 की ब्याज दर को ले रहा है और Y1 के आय स्तर को ले रहा है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन E1 हो गया। अब मान लीजिए कि आय में वृद्धि कर दी जाती है। आय में वृद्धि करने की वजह से आपकी मुद्रा की मांग बढ़ कर के MD2 हो जाती है। MD1 से ऊपर की तरफ MD2 हो गई। अब मुद्रा की मांग बढ़ने के कारण चूँकि मुद्रा की आपूर्ति M पर ही स्थिर है, तो ये जो MD2 और M1 वक्र है वो F बिंदु पे काट रहे हैं। पैनल ए के अंदर आप देखें और F बिंदु के सामने आपकी ब्याज की दर R2 आ रही है। तो ये Y2 आय का स्तर है और R2 ब्याज दर का स्तर है। तो इनको पैनल बी में आप ले जाएं तो इधर R2 ब्याज का दर और सामने नीचे Y2 आय का स्तर। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन F डैश के रूप में दूसरे चित्र में हमारे सामने आ रहा है। जब E डैश और F डैश को मिलाया जाता है एक रेखा या वक्र के माध्यम से, तो जो वक्र प्राप्त होता है वो हमारा LM वक्र होता है। तो जो LM वक्र है वो ये बता रहा है कि इसके जो सभी बिंदु हैं, चाहे E डैश हो चाहे F डैश हो, इसके अलावा भी कोई बिंदु इस पर अपन लेंगे तो वो ऐसे बिंदु होंगे जहाँ पे मुद्रा बाजार संतुलन में होगा, अर्थात जहाँ पे मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति दोनों बराबर होंगी। तो इस तरह से अपन LM वक्र ज्ञात करते हैं। तो यही पूरा मैंने यहाँ समझा रखा है आपको इसमें कि किस तरह से LM वक्र हमें प्राप्त होता है। मुद्रा बाजार शुरू में बिंदु E पर संतुलन में है, जहाँ मुद्रा के लिए मूल मांग वक्र MD1 मुद्रा आपूर्ति वक्र को काटता है। तो शुरू में ब्याज की संतुलन दर R1 है। अब ब्याज दर पैनल बी के बिंदु E डैश के अनुरूप आय के प्रारंभिक स्तर Y1 से मेल खाती है। जब मान लीजिए कि पैनल बी में आय Y1 से Y2 तक बढ़ जाती है तो लेन देन के लिए मुद्रा की मांग और इस प्रकार मुद्रा की मांग, कुल मांग भी बढ़ जाएगी और मुद्रा की मांग वक्र MD1 से ऊपर MD2 की ओर दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति स्थिर रहती है इसलिए ब्याज दर R1 से R2 तक बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं कि आय में वृद्धि से ब्याज दर में वृद्धि होती है, जैसा कि पैनल बी के बिंदु F डैश द्वारा दिखाया गया है, जो पैनल ए में बिंदु F से मेल खाता है। वास्तव में हर बार आय में वृद्धि से ब्याज की दर बढ़ जाती है क्योंकि इससे मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है, जबकि मुद्रा की आपूर्ति स्थिर रहती है। तो पैनल बी में E डैश F डैश जैसे बिंदुओं जो कि मुद्रा के बाजार में संतुलन को दर्शाते हैं को मिलाने वाला वक्र जो है आय और ब्याज दर के ऐसे वैकल्पिक संयोजनों को दर्शाता है, तो वो LM वक्र कहलाता है। वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मुद्रा बाजार संतुलन में है क्योंकि मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। तो LM वक्र के ऊपर सभी संतुलन की स्थितियां बनी हुई रहती हैं। अब अपन बात करते हैं द स्लोप ऑफ LM कर्व या LM वक्र का ढलान क्या निर्धारित करते हैं। तो दो कारक LM वक्र के ढलान को निर्धारित करते हैं। पहला, मुद्रा की मांग की आय लोच, यानी कि जो मुद्रा की मांग है उसकी आय लोच कितनी है, यानी कि आय में परिवर्तन होने पर मुद्रा की मांग में कितना परिवर्तन आता है, ये मुद्रा की आय लोच है। दूसरी चीज़, मुद्रा की मांग की ब्याज लोच कितनी है। एक तो मुद्रा की मांग की आय लोच और एक मुद्रा की मांग की ब्याज लोच, ये दोनों प्रकार की लोच है वो आपके LM वक्र के ढलान को निर्धारित
करती है। मुद्रा की मांग की आय लोच या ब्याज की लोच जितनी अधिक होगी, एलएम वक्र उतना ही अधिक सपाट होगा, चपटा होगा, यानी कि कम ढलान वाला होगा। और इसकी आय की लोच जितनी कम होगी, यानी कि मुद्रा की मांग की लोच जितनी कम बेलोचदार होगी आय के लिए और ब्याज के लिए, तो उतना ही ज़्यादा ढलान वाला या सीधा खड़ा हुआ वक्र एलएम वक्र बनेगा। अब अपन बात कर लेते हैं एलएम वक्र के शिफ्ट होना या खिसकना। तो एलएम वक्र शिफ्ट किससे होता है, कब होता है? क्योंकि हमने जो एलएम वक्र उत्पादित किया है उसमें मुद्रा की आपूर्ति को अपन ने स्थिर मान लिया है। तो जब कभी मुद्रा की आपूर्ति में कमी या वृद्धि की जाएगी तो एलएम वक्र दाहिनी तरफ या बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो यदि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी या घट जाती है तो एलएम वक्र क्रमशः दाईं तरफ या बाईं तरफ स्थानांतरित हो जाएगा। यदि कि मुद्रा की आपूर्ति आपने बढ़ा दी तो उस केस में एलएम वक्र दाईं तरफ खिसक जाएगा, और अगर मुद्रा की आपूर्ति कम कर दी तो आपका एलएम वक्र बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती या गिरती है तो आय के दिए हुए स्तर पर ब्याज की दर घट या बढ़ जाएगी। तो ये हमारा एलएम वक्र हो गया। इसको कैसे, इसका ढाल किन चीज़ों पर निर्भर करता है और ये बाईं तरफ और दाईं तरफ किस तरह से खिसकता है। अब दोनों वक्रों को एक साथ रखें तो संतुलन ब्याज की दर ज्ञात हो जाएगी। तो दोनों अब स्टेप 3 में आ जाएंगे। दोनों वक्रों को एक साथ एक चित्र में रख रहे हैं। 19.15 में अपन देखें तो यहाँ आईएस वक्र ऋणात्मक ढाल वाला जो वक्र है, एलएम वक्र जो कि पूर्ति वक्र की तरह धनात्मक ढाल वाला वक्र है। तो आईएस वक्र पे आपका वस्तु बाजार संतुलन में है, यानी कि इस पर प्रत्येक बिंदु पर बचत जो है निवेश के बराबर है, आई बराबर एस के है। और एलएम वक्र पे मनी की डिमांड यानी मुद्रा की मांग और आपूर्ति बराबर है। और ये दोनों वक्र जहाँ आपस में काट रहे हैं जो कि एस बिंदु है, तो आई एस और एलएम बिंदु जहाँ काट रहे हैं वो ऐसा बिंदु है जहाँ पे वस्तु बाजार यानी कि आई और एस बचत और निवेश भी बराबर है, और वो किसके बराबर है, मुद्रा की आपूर्ति और मुद्रा की मांग भी बराबर है। तो जब दोनों बाजार वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार एक साथ संतुलन में होंगे एस बिंदु पर, और उसके हिसाब से ब्याज की दर आर ई निकल के आएगी, और आय का जो संतुलन स्तर है वाई ई निकल के आएगा, जो कि हमारा नीचे वाला जो ओ एक्स अक्ष है वो हमारा आय का स्तर बता रहा है, जिस पर कि दोनों के कटान बिंदु के आधार पर वाई ई आय निर्धारित हो रही है संतुलन में। और जो ओ वाई अक्ष है उस पर हमारी ब्याज की दर नापी गई है, जिसमें हमारी कटान बिंदु के आधार पर आर ई ब्याज की दर निर्धारित हो रही है, संतुलन ब्याज की दर निर्धारित हो रही है। तो यही देखते हैं कि आय का स्तर और ब्याज दर जो है वो एक साथ निर्धारित होता है ISLM मॉडल में। तो हिक्स हैंसन का जो ISLM मॉडल का सार है वो मूल रूप से यही है कि ब्याज दर निर्धारण के शास्त्रीय सिद्धांत और आय निर्धारण के कीनजन सिद्धांत को इन्होंने एकीकरण कर दिया, और उसके आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए एक साथ ब्याज की दर भी संतुलन ब्याज की दर और संतुलन आय का स्तर ये मॉडल निर्धारित कर देता है। अब